बात है एहसन इकबाल साहब, आज की तकरीर पर आप क्या समझते हैं? एक तो आप लोगों ने बायकॉट कर दिया, बेहतर नहीं था वहां होते तो उसका जवाब दिया जाता? देखिए, वो जवाब देने के तो काफी मौके आएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत बड़े दोराए पे पहुंच गए हैं। एक ऐसा शख्स के जो हर मसले का हाल एक तकरीर को समझता है। आप देखिए 2 साल हो गए हैं और उनकी कारकर्दगी 0/0 है। आज उन्होंने तकरीर में सारा जोर करप्शन और एहतसाब के ऊपर दिया। अब देखिए कौन सा आप करप्शन और एहतसाब की बात कर रहे हैं, जिन्होंने चीनी के जो स्कैंडल के मरकजी मुलजिम थे उनको सरकारी सरपरस्ती में बैरून मुल्क फरार करा दिया। वो साहब बात कर रहे हैं कि जो फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात को ब्लॉक कर रहे हैं। वो साहब बात कर रहे हैं कि जो BRT पेशावर का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल है उसकी तहकीकात को रुकावट डाल के रोक रहे हैं। वो साहब बात कर रहे हैं कि जो अद्वियात स्कैंडल के मरकजी मुलजिम थे उनको वजारत से हटा के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया, अपने परों के नीचे छुपा लिया। किस हैसियत से ये बात करते हैं? और फिर आज इन्होंने इतराफ किया कि नैब और न्याजी गठजोड़ है। खुद वो कहते हैं कि अगर मैं इनको NRO दे दूं, इनके केसेस बंद कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इमरान अहमद न्याजी साहब और इनके कहने के ऊपर ये सारी एहतसाब के नाम पर इंतकामी एहसन इकबाल साहब, ये बार बार जो पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं कि NRO मांगा जा रहा है। बात बताएं, कोई NRO इनसे मांग भी रहा है या किस तरह का NRO मांग रहा है? मगर वो ये भी आज क्लियर कर दे। इनका सिर्फ खप्त है, ये बताएं ना किसने इनसे NRO मांगा है। हमने तो जेलों को बखुशी कबूल किया है, लेकिन इनके आगे कोई रहम की अपील नहीं की है। और अब भी इन्होंने हम सब के पीछे टीमें लगाई हुई हैं कि कोई झूठा केस बनाओ, किसी को डरा के धमका के वादा माफ गवाह बनाओ, किसी तरह इनको अंदर करो। अगर हमें ये फिर जेलों में डालेंगे हम खुशी के साथ जाएंगे, क्योंकि वो हम अपने हक और सच और असूल और नजरिए की बुनियाद पर इनको खटकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पूरे पाकिस्तान को अल्लाह के बंदे जेल में डाल दो, कुछ अपनी हुक्मरानी तो ठीक करो, महंगाई ठीक करो, रोजगार ठीक करो, मईशत ठीक करो। अब जिस दिन इन्होंने तैयारा जहाज की क्रैश की रिपोर्ट पेश की थी, मैंने उसी वक्त ट्वीट की थी कि इन नालायकों और नाअहलों ने एक जहाज के क्रैश की नाअहली पे पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान की पूरी एविएशन इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है। और आपने देखा कि वियतनाम एयरलाइन और दुनिया की सारी एयरलाइंस ने पाकिस्तानी पायलट ग्राउंड कर दिए। आज यूरोपियन यूनियन ने 6 महीने के लिए PIA पे पाबंदी लगा दी है। PIA पहले ही माली खसारे में थी, अब बिल्कुल ही वो बैठ जाएगी। तो ये तो पाकिस्तान से गॉर्बेचोव है। ये बात इमरान खान साहब ने भी कही कि जी मुझे कहा गया रिपोर्ट दबा दो। कहते हैं तो खून तो मेरे हाथों में होगा अगर जाली पायलट्स जो हैं वो जहाज उड़ा रहे हैं या उनकी डिग्रियां जाली हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुर्सी की मुझे परवाह नहीं, मैं तो उसी तरह गुजारा करता हूं, -1 कर भी दें आप तो जो आएगा वो भी नहीं छोड़ेगा। नवाज शरीफ जरदारी ने शुगर मिलें बनाई ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। तो आज भी उनका फोकस वो है कि NRO अगर मुशर्रफ की हुकूमत अच्छी थी, बुरी नहीं थी, अगर NRO ना देती तो उनका फोकस, उन्होंने बाकायदा कहा NRO ना होता तो मुल्क में आज ये हालात ना होते। मुझे बताए ना, नवाज शरीफ साहब की तो खानदान का बिजनेस है। वो सियासत में आने से पहले ही लाहौर की और पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज में शुमार होते थे। मुझे इमरान खान साहब अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं कि ये 300 महल का अपना रहन सहन कैसे अफोर्ड करते हैं। इन्होंने उतना ही इनकम टैक्स दिया जितना मैंने अदा किया। मैं तो 1 कनाल के किराए के मकान में रहता हूँ और बमुश्किल गुजारा करता हूँ। ये मेरी जितनी आमदनी में 300 महल का महल, और अभी इन्होंने सुना है 8-10 करोड़ की एक नई कोठी डाली है जमान पार्क में। इनके वो कौन से वसाइल हैं जो मेरे इनकम टैक्स के अंदर, उतने ही टैक्स के अंदर इनको फाजिल हासिल है? कहाँ से आता है वो पैसा? ये एक बहुत बड़ा लिफादा डाला हुआ इस शख्स ने। वो अमेरिका में कहते हैं कॉन मैन, कि वो एक शख्स होता है जो शुभदाबाजी से लोगों को धोखा देता है, अपनी तकरीरों से, अपने लेक्चरों से लोगों को ये वर्गलाते हैं, नौजवानों को वर्गलाते हैं, नफरत पैदा करते हैं। सवाल ये कि आपका अमल क्या है? अगर आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो उसके अंदर तो कॉल और फेल का तजाद नहीं होता। ये रियासत मदीना नहीं, ये सोवियत यूनियन के दौर में हमें लेकर जा रहे हैं। जो तबाही गॉर्बेचोव ने रिफॉर्म्स और इस्लाहात के नाम पे सोवियत यूनियन की थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट वो लेकर आया था, और उसी उनकी इस्लाहात से पूरा सोवियत यूनियन तबाह हो गया था। तो इनकी भी इस्लाहात ऐसी ही हैं। देखिए पायलट जो हैं सारे तो बोगस नहीं थे। आफ्टर ऑल हमारी इतने सालों से जहाज चल रहे हैं, उनमें जो फ्लाइंग कर रहे हैं लोग, अगर किसी की कोई जाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल नहीं थी
सबसे पहले आप उनको नोटिस देते, आप कहते जी ये ज़ाब्ता पूरा करें, लेकिन आपने पूरी दुनिया के अंदर इश्तिहार लगा के पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट कर दिया सिर्फ अपनी अना की खातिर, सिर्फ अपनी ईगो की खातिर। इस शख्स की ईगो माउंट एवरेस्ट से बड़ी है, और आप यकीन कीजिएगा अगर इनको कोई जल्दी रुखसत ना किया गया, ये मुल्क को वहां ले जाके प्रोग्राम कहते हैं करना कर लो, -1 करना है, कहते मुझे कुर्सी की परवाह नहीं। लेकिन एहसन इकबाल साहब, जल्दी रुखसत करना है, उसके लिए अपोजिशन ने दबाव डालना है। एपीसी तो आप बुला रहे हैं, लेकिन कोई उस तरह का अपोजिशन की तरफ से मुझे दबाव नजर नहीं आ रहा। अलाइज जो है वो उनके खिलाफ है, लेकिन जब बजट आता है वोट उनको डाल देते हैं। तो वो प्रेशर टैक्टिक्स किस तरह से पता चलेगा, किस तरह से अपोजिशन तो अभी तक कोई प्रेशर डालने में कामयाब नहीं हुई। देखिए, ऑपोजिशन कर रही है, प्रेशर कर रही है, और मैं समझता हूं कि जो इनको जहां से ताकत हासिल होती थी, अब सब लोगों को पता लग रहा है कि ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए कितनी महंगी है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर एक ग्रोइंग कंसेंसस होगा कि अगर हमने पाकिस्तान को सैल्वेज करना है सूरत हाल से, तो इसके लिए हमें एक आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन की ज़रूरत है। असल तब्दीली ये होगी कि इनसे छुटकारा लिया जाए और एक जेन्युइन क्रेडिबल हुकूमत लाई जाए जो मसाइल को हल करे। तो कैसे मसाइल हल होंगे जी? आप क्या देख रहे हैं, क्या ऑप्शन हो सकते हैं? एक तो आपने कहा कि आने वाले दिनों में इलेक्शन हो सकते हैं, इन हाउस तब्दीली हो सकती है, और तीसरी एक बात आ रही है बार बार कि एक नया तजर्बा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ भी जाया जा सकता है, या कौमी हुकूमत या टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट। ये कौन से ऑप्शन पे आप समझते हैं कि जा सकते हैं? पाकिस्तान को अगर बचाना है, उसका एक ही रास्ता है कि आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाए। 72 साल बाद अब हम मजीद तजुर्बों के मुकम्मल नहीं हो सकते। इस मुल्क को इस मुकाम तक हमने तजुर्बे कर करके पहुंचाया। बांग्लादेश हमसे 25 साल बाद आजाद हुआ, पे चल पड़ा, और आज देखिए हमें पीछे छोड़ दिया और हमें मुंह चढ़ा रहा है। नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गए, उनकी करेंसी हमसे आगे निकल गई है। जिस मुल्क के अंदर आप सियासी तजुर्बे करते रहेंगे, आप एक दरख्त लगाते हैं, उसको उखाड़ते हैं, जी जड़ें नहीं पकड़ी, फिर एक नया दरख्त लगा देते हैं, फिर उखाड़ देते हैं, जड़ें नहीं निकाली। ये तजुर्बे करने का वक्त नहीं है। हमारे पास 22 करोड़ अवाम का बोझ है, हमारे पास 60% आबादी नौजवान है, उनको रोजगार चाहिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उनको मुस्तक़बिल चाहिए। अगर हमारी मईशत इसी तरह बिगड़ गई तो यहाँ पर तो एक सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। साहब, यही बात इमरान खान साहब ने भी कही आज। वो कह रहे हैं कि इस तरह मामलात नहीं चल सकते, ये इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता जिस तरह हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं माफिया को खत्म करना होगा तभी कुछ हो सकता है। एनआरओ की वो जो बात करते हैं कि मुशर्रफ का दौर आपके ख्याल से आप मुझे बताएं, इस वक्त तो सबसे बड़े माफिया के साथ इनका गठजोड़ नजर आया है। आटा माफिया किसका था? शुगर माफिया किसका था? हमारे 5 सालों में चीनी की कीमत 50-52 रुपए किलो रही, इनके दौर में वो 90 रुपए कैसे हुई? और जब उसकी तहकीकात हुई और इनके अपने लोग मुजरिम हो गए तो इन्होंने उसका स्कोप बदल दिया और पूरी इंडस्ट्री पे FIR काट दी। हमारे देहात में कहा जाता है कि अगर किसी कातिल को बचाना है तो उसकी जो FIR है वो पूरे गांव पे काट दो, तो जो असल मुजरिम है वो भी बेगुनाहों के साथ बच जाता है। अच्छा, पेट्रोल का बताएं। सवाल ये है कि पेट्रोल के ऊपर जो खेल खेला इन्होंने कि रातों रात अरबों रुपए का फायदा दे दिया स्टॉकिस्ट को, ये माफिया के हाथों में कौन खेल रहा है? स्टॉक मार्केट को किसने अरबों रुपए का बेल आउट पैकेज दिया? उसके बाद भी स्टॉक मार्केट डाउन है। वो इनके सारे सपोर्टर्स हैं, इनके डोनर्स हैं जो इनको इलेक्शनों में पैसा देते रहे। अब ये अगले इलेक्शन के लिए उनको पैसे का फायदा देके अपने लिए फिर मुस्तकबिल बना रहे हैं कि हम इनसे कल को डोनेशन लेंगे। अच्छा, एहसन इकबाल साहब, एक बड़ी अहम चीज सामने आई है कि जो एक तो नॉर्मली हमेशा महीने के आखिर में ये कीमतें बढ़ती थी और ओगरा जो ऑफिशियली वही समरी इनिशिएट करता था। इस दफा ओगरा ने समरी प्रपोज नहीं की, तो क्या ओगरा के बगैर हुकूमत इस तरह करेगी तो इस पे अपोजिशन को शोर नहीं करना चाहिए? ये तो सीधा सीधा एक बहुत इलीगल एक्ट है, बहुत सख्त। हमने तो इस पे शोर मचाया है और इसको हम अदालत में भी लेके जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर थॉरो इंक्वायरी हो कि किस तरह हुकूमत ने तमाम प्रोसीजर्स को वायलेट करके ये सारा कदम किया है। इससे पहले एक शॉर्टफॉल, एक कमी पैदा की गई और उसके बाद फिर ये 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया। अब आप देखेंगे आने वाले चंद महीनों में जो मुल्क के अंदर इस शॉक की महंगाई की लहर पैदा होगी। अब बिजली का बिल भी बढ़ेगा, गैस भी महंगी होगी,
और हर चीज जब ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, प्रोडक्शन महंगी होगी, बाबर साहब एग्रीकल्चर का मुझे बताएं ऐसे इकबाल साहब, अब ये पेट्रोल महंगा, आवाम चीख उठे, हर चीज आप कह रहे हैं महंगी हो जाएगी, अदालतों में केस चले गए, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हत्ता के नूर आलम इनके अपने एमएनए उन्होंने भी दस्तखत कर दिए हैं जो करारदाद आई कि जी कीमतें कम की जाए। मगर आप भी इन चीजों को समझते हैं, फिर कहां से पैसा आएगा, मुल्क चलेगा कैसे? ये तो माजी में भी होता था, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती, इमरान खान शदीद तनकीद करते थे, असलम कहते थे हम छोड़ देंगे, ये करप्ट होगा हुक्मरान जो बढ़ाएगा कीमतें। जब मईशत बहाल होगी, मुल्क चलेगा जब कारोबार होगा, जब हुकूमत के खजाने में टैक्स का पैसा आएगा। इस वक्त जो बदकिस्मती से इस हुकूमत के हाथों अलमिया हुआ है वो ये है कि बदतरीन एतमाद का, कॉन्फिडेंस का बहरान है। हर सरमायाकार को तो ये माफिया कह रहे हैं, हर बिजनेसमैन तो इस वक्त नैब और FIA की पेशियां भुगत रहा है। मुझे आप बताइए कि इस मुल्क में कौन पैसा लगाएगा? हर अफसर जो है, हर वजारत के अंदर वो नैब की पेशियां, हर दूसरा अफसर जिसने कोई फैसला किया था, जो किसी भी इस मुल्क के अंदर लगने वाले प्रोजेक्ट से मुंसलिक था, वो आज नैब की पेशियां भुगत रहा है। आज पाकिस्तान के किसी दफ्तर में कोई अफसर किसी फैसले पे दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है, खास तौर पे जहाँ माली मामलात हैं। तो जब आप मुल्क के अंदर पैदा कर देंगे, कैसे मुल्क चलेगा? इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। मियाँ साहब इनकी गवर्नमेंट में इनके होते हुए गवर्नमेंट की मर्जी से बाहर गए, मरियम बेल पर है, अपने घर पर है और उनका ट्विटर खामोश है, क्या ये NRO नहीं है? NRO ये बताए ना कि किसने मांगा है इनसे? किसी ने मांगा है? अगर ये नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क गए हैं तो हुकूमत ने अपने ही डॉक्टर से, शौकत खानम के डॉक्टर से तस्दीक की कि उनको जानलेवा कंडीशन लाहक है और उनका इलाज कराना जरूरी है। तो लिहाजा अगर उनकी सेहत के पेश नजर खुद हुकूमत के मेडिकल बोर्ड्स ने उनको रिकमेंड किया तो इसमें तो कोई NRO नहीं है। अगर NRO दिया तो फिर तो इमरान खान साहब कहें या तो माने कि मैंने NRO दिया। ये बताएं एहसन इकबाल साहब के आज हमने माहौल देखा, फिर गर्मा गर्मी हो गई। अब्दुल कादिर पटेल साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा जी मैं चैलेंज करता हूँ। अली ज़ैदी ने तकरीर की, वो फिर कराची के हालात को ले आए, उज़ैर बलोच को ले आए जी, उसके कहने पर जरदारी साहब कहने पर कत्ल होते रहे। तो अब ये एक बेहतर ये आया कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अब अपोजिशन भी साथ मिलकर चले और मामला तभी सुलझेंगे। तो आप समझते हैं कि साथ मिलकर चला जा सकता है, खास तौर पर अब जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि भारत जिम्मेदार है, जो कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर इतना बड़ा हमला करने की कोशिश हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वो तो नाकाम हुआ, लोग भी हमारे शहीद हुए। तो इसमें आप कम से कम इन चीजों पर तो इकट्ठे हैं, इसको तो अप्रिशिएट करेंगे कि चले भारत को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया। बात यह है कि आपके पास सूरत यूं है कि वजीर आजम अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि अगर अपोजिशन के साथ मैं बैठूंगा तो मैं इन्हें NRO दूंगा। तो जब वजीर आजम अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, चाहे वो दहशत गर्दी का मामला हो, चाहे वो मुल्क को दरपेश भारत की जारियत का मसला हो, चाहे वो कश्मीर के ऊपर मोदी की जो एनेक्सेशन है उसका मसला हो, तो जब वजीर आजम ही इस बात पे यकीन नहीं रखता कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर काम करे, और असेंबली के अंदर जो आपने बात की, देखिए इनकी अभी तक जो माइंड सेट है ये डी चौक के कंटेनर से नहीं उतरे। ये असेंबली के अंदर खड़े होके खुद आग लगाते हैं, वहाँ पे खुद तलखी पैदा करते हैं, वहाँ पे खुद मुहाजराई करते हैं। हुकूमत का काम अपोजिशन की तनकीद पे पेट्रोल छिड़कना नहीं होता, उस पर पानी डालना होता है, क्योंकि हुकूमत स्टेक होल्डर है, हुकूमत ने बिजनेस चलाना है, वो अपोजिशन को हमेशा नरम करती है। ये पहली हमने मुझे 5 असेंबलियां देख ली हैं, ये पहली हुकूमत देखी है कि जो अपोजिशन से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी रखती है कि असेंबली के अंदर हंगामा हो। तो मुझे बताइए फिर मुल्क कैसे चलेगा? तो फिर नेशनल कंसेंसस की जब बात होती है और शाहिद खान अब्बासी साहब वो भी ये कहते हैं कि जी तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर हमें एक लाहेअमल बनाना चाहिए, वो फिर कैसे बनेगा? देखिए ये तो अब मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसे डिफाइनिंग स्टेज पे आ गए हैं। मैंने तो जेल से एक मजमून लिखा था और उसमें कहा था कि चेयरमैन सेनेट या कौमी असेंबली के स्पीकर को इनिशिएटिव लेना चाहिए और पार्लियामेंट के फ्लोर से तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के आइन की रोशनी में अगले 10 साल के लिए एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट मुरतब किया जाना चाहिए कि ये मुल्क कैसे चलेगा। उसमें सियासतदान भी बैठे
उसमें जज हजरात भी बैठे हैं, उसमें फौज भी बैठे, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी बैठे, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी बैठे, उसमें मीडिया भी बैठे। ये मुल्क हमारा है, हमारी आने वाली नस्लों का हमें सोचना है। अगर हम इसी तरह जैसे 72 साल से इसको चला रहे हैं, चलाते रहे, तो यकीन कीजिए कि मुस्तकबिल बहुत खौफनाक है। कम से कम एक बात पर है कि आप भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं जी इस तरह नहीं चल सकता मुल्क जिस तरह हम चला रहे हैं, तो निजाम को बेहतर करना होगा। चले यही पॉइंट से शायद सब मिलकर शुरू कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे आपने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।